Welcome back to Cuckoo Classes. Europe after 1848. 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का मीनिंग काफ़ी चेंज हो गया था। पहले नेशनलिज्म डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था। लोग फ्रीडम और इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन 1848 के बाद कंजर्वेटिव रूलर्स ने नेशनलिज्म का यूज़ अपनी स्टेट पावर बढ़ाने और यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए करना शुरू कर दिया। जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन। उस समय जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। जर्मनी कई छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में डिवाइडेड था, जिसे जर्मन कन्फेडरेशन कहा जाता था। 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ने जर्मनी के अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। उनका एम था कि जर्मनी में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। लेकिन ये लिबरल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकी। Why did the liberal movement fail? जर्मनी के रूलर्स और मिलिट्री डेमोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट थी। प्रशिया के पावरफुल लैंड ओनर्स, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने भी इस मूवमेंट का विरोध किया। मॉनार्की, मिलिट्री और जंकर्स ने मिलकर इस लिबरल इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया। इसलिए 1848 की डेमोक्रेटिक यूनिफिकेशन मूवमेंट फेल हो गई। राइज ऑफ प्रशिया 1848 के बाद जर्मनी को यूनाइट करने की लीडरशिप प्रशिया ने अपने हाथ में ले ली। प्रशिया जर्मनी का सबसे पावरफुल स्टेट था। इस मूवमेंट को लीड करने वाले व्यक्ति थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे और उन्हें जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क एंड यूनिफिकेशन। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए मिलिट्री पावर और ब्यूरोक्रेसी का यूज किया। उन्होंने डिप्लोमेसी और वॉर्स के कॉम्बिनेशन से जर्मनी को एक नेशन बनाया। बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रशिया ने सिर्फ 7 सालों में 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़े। डबल वॉर विद डेनमार्क, डबल वॉर विद ऑस्ट्रिया, डबल वॉर विद फ्रांस। हर वॉर में प्रशिया विक्टोरियस रहा। इन विक्ट्रीज ने जर्मनी की यूनिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के फेमस पैलेस ऑफ वर्साइज के हॉल ऑफ मिरर्स में एक हिस्टोरिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। इस सेरेमनी में जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, मिलिट्री ऑफिसर्स और प्रशियन मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क भी वहां मौजूद थे। इसी सेरेमनी में प्रशिया के किंग विलियम को जर्मन एम्परर या काइजर डिक्लेयर किया गया। इस इवेंट के साथ जर्मनी ऑफिशियली एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बन गया। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन ने प्रशियन स्टेट पावर की स्ट्रेंथ को दिखाया। नई जर्मनी ने मॉडर्नाइजेशन पर स्पेशल फोकस दिया। गवर्नमेंट ने करेंसी सिस्टम को मॉडर्न बनाया, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, जुडिशल सिस्टम को डेवलप किया। प्रशिया के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स पूरे जर्मनी के लिए मॉडल बन गए। कंक्लूजन, जर्मनी की यूनिफिकेशन डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं, बल्कि मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के थ्रू हुई। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को यूनाइट किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ विक्ट्रीज ने जर्मनी को एक पावरफुल नेशन स्टेट बना दिया। इसी वजह से बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। Remember these important points. Otto von Bismarck, architect of German unification. Junkers, large landowners of Prussia. 3 wars, Denmark, Austria, France. German Empire proclaimed, 18 January 1871. Italy, before unification. दोस्तों, जर्मनी की तरह इटली भी 19th सेंचुरी के मध्य तक एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। इटली 7 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था। नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूलर्स के कंट्रोल में था। सेंट्रल इटली पर पोप का रूल था। सदर्न इटली बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट एक इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर था। उस समय इटालियन लैंग्वेज भी एक कॉमन फॉर्म में नहीं थी। हर रीजन की अपनी लोकल डायलेक्ट थी। जुसेप्पी मैत्सिनी एंड यंग इटली। 1830 में जुसेप्पी मैत्सिनी ने एक यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक का ड्रीम देखा, ने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था इटली के लोगों में नेशनलिज्म स्प्रेड करना और इटली को यूनाइट करना। लेकिन 1831 और 1848 के रेवोल्यूशंस फेल हो गए।
Role of Victor Emmanuel II and Cavour. Revolutionary movements के फेल होने के बाद इटली को यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सार्डिनिया पिएडमोंट ने ली। किंग विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का लीडर माना गया। कि चीफ मिनिस्टर काउंट कवोर ने इटली की यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे बल्कि एक स्किल्ड डिप्लोमैट थे। उन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। जुसेप्पे गैरिबाल्डी's कंट्रीब्यूशन इटली की यूनिफिकेशन में एक और ग्रेट लीडर थे। जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने आर्म्ड वॉलंटियर्स की आर्मी के साथ साउथ इटली और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज पर मार्च किया। उन्होंने लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट जीता और स्पेनिश रूलर्स को वहां से हटा दिया। गैरिबाल्डी की मिलिट्री कैंपेन्स ने इटली के यूनिफिकेशन को स्पीड अप कर दिया। बर्थ ऑफ यूनाइटेड इटली। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। इस तरह इटली एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय बहुत से पेजेंट्स को इटली के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं था। कुछ लोग तो लातालिया को विक्टर इमैनुअल की वाइफ समझते थे। यह दिखाता है कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी एजुकेटेड क्लासेस में ज़्यादा पॉपुलर थी, जबकि कॉमन पीपल तक ये आइडियाज़ अभी पूरी तरह नहीं पहुंचे थे। कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, इटली की यूनिफिकेशन में 3 लीडर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। जुसेप्पे मैज़ीनी, नेशनलिज्म का आइडिया दिया। काउंट कैवोर, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यूज़ की। जुसेप्पे गैरिबाल्डी, मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू साउथ इटली को यूनाइट किया। 1861 में इटली ऑफिशियली एक यूनाइटेड नेशन बन गया और यूरोपियन नेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बना। ब्रिटेन नेशन स्टेट कैसे बना? Many scholars के अकॉर्डिंग ग्रेट ब्रिटेन नेशन स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन ब्रिटेन का नेशन स्टेट फॉर्मेशन किसी रेवोल्यूशन या सडन चेंज की वजह से नहीं हुआ था। ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था जो कई सालों तक चला। 18th सेंचुरी से पहले कोई सिंगल ब्रिटिश नेशन नहीं थी। ब्रिटिश आइल्स में रहने वाले लोग अपनी एथनिक आइडेंटिटी से पहचाने जाते थे। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स, आयरिश, इन सब की अपनी अलग कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी। इंग्लैंड की ग्रोइंग पावर। जैसे जैसे इंग्लैंड वेल्थ, पावर और इम्पोर्टेंस में स्ट्रांग होता गया, उसने बाकी नेशंस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मॉनार्की से पावर ले ली और नेशन स्टेट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने ब्रिटेन को यूनाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ। इस एग्रीमेंट के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने। लेकिन रियलिटी में इंग्लैंड का डोमिनेंस ज़्यादा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का कंट्रोल था और स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ग्रेजुअली सप्रेस होने लगी। स्कॉटलैंड पर रिप्रेशन। स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले कैथोलिक क्लैंस जब भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करते थे, उन्हें हार्श रिप्रेशन का सामना करना पड़ता था। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को गैलिक लैंग्वेज बोलने से रोका गया। ट्रेडिशनल स्कॉटिश ड्रेस पहनने से मना किया गया। कई लोगों को उनकी होमलैंड से फोर्सफुली हटा दिया गया। इस तरह स्कॉटलैंड की यूनिक कल्चर को वीकन किया गया। आयरलैंड की सिचुएशन। आयरलैंड भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड था। इंग्लैंड ने आयरिश प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया और उनकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। कैथोलिक रिवोल्ट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया। 1798 में वुल्फ टाउन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन ने रिवोल्ट किया, लेकिन ये फेल हो गया। उसके बाद 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड कर लिया गया। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी। एक न्यू ब्रिटिश नेशन क्रिएट करने के लिए इंग्लिश कल्चर को प्रमोट किया गया। इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स को पॉपुलर बनाया गया। गॉड कैप फॉर द यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज। इस प्रोसेस में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज को सेकेंडरी पोजीशन पर रख दिया गया। कंक्लूजन। ब्रिटेन का नेशन स्टेट फॉर्मेशन एक यूनिक प्रोसेस था। ये किसी रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के ग्रेजुअल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस का आउटकम था।
इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को यूनाइट तो किया, लेकिन उनकी कल्चर्स और आइडेंटिटीज को काफ़ी हद तक सप्रेस भी किया। यही वजह है कि हिस्टोरियंस इसे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुकू क्लासेस, लर्निंग मेड इजी।